हम झाऊ को देखते हैं जो उसी दुकान में पहुंच गया था जिस दुकान में वो जाने वाला था। जब झाऊ के वहां जाने की आवाज़ आई तो वो शख्स जो उस दुकान के अंदर था वो बाहर आया। उसने झाऊ को देखा और उसे ग्रीट करते हुए बोला, क्या आप लॉर्ड झाऊ हैं? झाऊ हंसते हुए बोला, पिंगयेन मुझे क्यों नहीं पहचानता? पिंगयेन बहुत खुश था। उसने जल्द से जल्द उस शटर को बंद किया, दुकान के शटर को, लोगों को बाहर किया और वहीं पर एक मैदान साफ करके झाऊ को बैठने के लिए बोला। अब पिंगयेन ने थोड़ा धीरे से हमारे झाऊ से कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे मालिक के उस जगह को छोड़ने के बारे में सबसे छुपाए रखा, जिस वजह से हम शांति से यहाँ रह सकते हैं। झाऊ हंसा, चाय की एक सिप लिया और फिर बोला, ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। क्या सातवें भगवान ठीक है? फिर झाऊ ने मन ही मन सोचा, मुसीबत तभी ख़त्म होगी जब तुम्हारा मालिक मर जाएगा, फिर सभी अपना संपूर्ण जीवन जी पाएंगे। पिंगयेन हंसने लगा और फिर बोला, ये बहुत अच्छा है। कल मुझे मालिक से एक उत्तर मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 10 से 15 दिनों में यहाँ आने वाले हैं। झाऊ ने इतना सुना और वो हैरान हो गया। अब वो शांति से बोला, मैं आखिर उन्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? पिंगयेन ने कहा, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मेरे मालिक दक्षिण सीमा पर अभी निवास कर रहे हैं और वो बहुत जल्द एक औरत को अपनी पत्नी के रूप में खोजने के लिए रहेंगे। झाऊ को पसीना आ गया और उसने कहा, मैं उस समय सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर झाऊ को एक दिन पहले कही गई वेन की बात याद आई जब उसने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर पिंगयेन ने झाऊ से थोड़ी देर बातें की और फिर उसे बताया कि मेरे मालिक यहाँ आए थे और उन्होंने लेपिस कवच के बारे में पूछा। साथ ही पिंगयेन ने ये भी बताया कि यहाँ एक आदमी आया था जो कि सेंजान से आया हुआ था। उसने लेपिस कवच का टुकड़ा भी लाया था। इस पर झाऊ ने कहा, सेंजान जो मुखिया है? पिंगयेन ने हाँ कहा, हाँ ये वही है। आमतौर पर ये कभी भी सामने नहीं आता, पर ये अचानक सामने आया है और झांग परिवार के तिरछे के बाद ये खुद को रोक भी नहीं पाया है। झाऊ ने कहा, हाँ, ताइहांग लू परिवार में पहले कोई बच्चा नहीं छोड़ा गया था। क्या ये संभव है कि चमकीला कवच 5 बड़े परिवार के थे? पिंगयेन ने कहा, झाऊ वास्तव में एक छोटी सी खबर से सब कुछ जान सकता था। जब सेंजान सामने आया तो गाओचोंग ने भी लेपिस कवच के एक टुकड़े को स्वीकार किया था। अंत में वो वस्तु के पीछे के कहानी का खुलासा करता है। क्या आपने इस बारे में कुछ सुना है? झाऊ ने कहा, मैंने यिन और यान के बारे में थोड़ा ही सुना है। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है। इसे दिव्य चिकित्सा वो जो वैद्य वाले हैं वहाँ का कहा जाता है। मरे हुए को दोबारा जिंदा करने और सफ़ेद हड्डियों से मांस उगाने में सक्षम कई चीज़ों का दावा किया जाता है। फेंगशियांग तलवार तकनीकी रोंगझुआन द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने 30 साल पहले राक्षसी दुनिया में कदम रखा था। गाओचोंग का मतलब है कि लेपिस कवच का जो रहस्य है वो क्लासिक मैनुअल है जो रोंगझुआन ने पीछे छोड़ दिए थे। पिंगयेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। रोंगझुआन गाओजिया के मुताबिक अतीत में अपनी पत्नी को खोने के दुख में क्यू विजिलन में चला गया था, लेकिन ये गलत अभ्यास के कारण था कि उसका वैभव राक्षसी वैभव में बदल गया था। रोंगझुआन की मृत्यु के बाद उनमें से कुछ लोगों को वो लेपिस कवच मिला, जिनमें से उन्होंने देखा कि 2 महान दवा की घाटी के यिन यांग मैनुअल शामिल थे, लेकिन जो कोई भी कुंफू का अभ्यास करता था वो उसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये चीज़ खतरनाक है, इसीलिए लेपिस कवच को तोड़ दिया गया और 5 परिवार ने फैसला लिया कि हर एक परिवार एक टुकड़े को संभाल कर रखेगा। झाऊ चुपचाप सर झुका के कहने लगा, ये वही है जो गाओचोंग ने कहा था। झाऊ ने चुपचाप कहा, तियानचुआन और
4 सीजन मानवर भी 30 साल पहले के अंदर की कहानी नहीं जान सकते। एक व्यापारी की तो बात ही छोड़िए, उसने बहुत मदद की है। चमकदार कवच का एक टुकड़ा पकड़े हुए है झाओ परिवार के बारे में क्या झाओ जिंग ने कोई बयान नहीं दिया? पिंग एन ने कहा, झाओ परिवार के मुखिया ने कहा था कि उनका चमकता हुआ टुकड़ा चोरी हो गया था। एक बार जब ऐसा कहा गया था तो घटना स्थल पर हर कोई परेशानी खड़ी कर रहा था। झाओ को वही चमकदार कवच याद आया जो उसने उस दिन उस गुफा में देखा था। उस दिन जो 2 लोग मरे थे वो उनमें से एक चोर यू तियानजी या फिर म्यू युंगे होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है। पहले तो वो टुकड़ा किसी मेंटिस के पास गया, फिर उसे भूतघाती के किसी एक छोटे भूत ने पकड़ लिया। उसके बाद वो वेनके सिंह के हाथ गया और उसके बाद उस टुकड़े को फेंग भुजी ने चुरा लिया और फिर वही फेंग भुजी इस्माइली भूत के हाथों मारा भी गया। झाओ यही सब सोच के परेशान हो रहा था, ये सब चीज़ें जान के परेशान हो रहा था। अब उसने पिंगेन को अलविदा कहा और यहाँ से निकल गया झांग चैंगलिंग के पास। झाओ अभी वही रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा वेनके सिंह, झांग चैंगलिंग, गुशियांग और कावेनिंग। वो सोचने लगे कि ये चारों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं। फिर झाओ ने ध्यान दिया कि वेनके सिंह और झांग चैंगलिंग दोनों ने ही वहाँ के टेबल के किनारे पर कब्जा कर लिया और एकदम गंभीर भाव से देख रहे थे। ठीक उसी समय उसने कावेनिंग को कुछ कहते हुए सुना। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता है कि धर्मी कबीले के पिछवाड़े में आग लग गई है। हर कोई लेपिस कवच के लिए एक दोस्ताना ताई की मांग कर रहा है। क्या उन्होंने डोली द्वारा 3 योद्धाओं को मारने की कहानी के बारे में नहीं सुना है? मुझे बस इसी बात का डर है कि इन सब बातों के कारण मुक्केबाजों की दुनिया में तबाही मच जाएंगी और लाशों का तांता मचा होगा। गुशियांग ने कहा, क्या? कावेनिंग ने कहा, लाशें। मैंने कहा नदी के किनारे नदी के बहाव में लाशें बह रही होंगे। गुशियांग ने कहा, गुरुजी भाई काओ इतना सब कुछ जानते हैं। झाओ के समझ में आ गया कि चैंगलिंग और वेन इतने गंभीर क्यों थे, इसलिए वो चुपचाप मुड़ा और बाहर चला गया। लेकिन झाओ को जाते हुए हमारे वेनके सिंह ने देख लिया। आसू, तुम क्यों जा रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। वेन ने एक कुर्सी खींची, उस पर झाओ को बैठने को कहा और खुद ही उसके लिए शराब निकालने लगा और फिर कहने लगा, इसे पियो, ये इस जगह का बहुत ही स्वादिष्ट बियर है। झाओ इस वक्त पर वेन को घूर रहा था, जैसे वो उसे मना करना चाहता हो। अभी वेन भी झाओ को घूरने लगा और फिर कहा, हम अभी पब्लिक एरिया में हैं। इस हरकत से गुशियांग ने चैंगलिंग के आंखों को ढक दिया और कहा, इस हरकत से तो कुत्ते भी अंधे हो जाएंगे। इस पर कावेनिंग शर्माते हुए कहने लगा, मिस को दरअसल आपको भाई झाओ और भाई वेनके सिंह के प्यार से जलने की ज़रूरत नहीं है। आप फूलों की तरह खूबसूरत है। ज़रूर ऐसा कोई होगा जो मन ही मन आपकी प्रशंसा करता होगा। गुशियांग ने कावेनिंग की ओर देखा, फिर कहा, क्या सच में? इस पर अपने कावेनिंग ने कहा, मिस को क्या मैं आपको जियांग भी कह सकता हूँ? झाओ ने चुपचाप सर नीचे कर अपना शराब पी लिया। उसके लिए ये सब कुछ भी सुनना या देखना किसी सुई के ढेर में सोने जैसा था। झाओ को अभी उस शराब का स्वाद भी नहीं मिला था। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया। जब हम दरवाजे पर देखते हैं तो वहाँ पर एक औरत थी। उसने देखा कि वेटर के हाथ में अभी सामान है। जैसे ही उस औरत ने वेटर की ओर देखकर मुस्कुराया, वेटर के हाथ से वो सामान नीचे गिर गया और सीधे ज़मीन पर पूरा फैल गया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। गुशियांग ने कावेनिंग की आस्तीन को पकड़ते हुए कहा, उसे देखो, क्या वो कोई देवी नहीं है? कावेनिंग ने उसे देखा जिससे अभी गुशियांग देख रही थी और फिर फुसफुसाते हुए बोला,
इस महिला की निगाहें हमेशा भटकती और बहती रहती हैं। चेहरे की बनावट की किताबें कहती है ये नशीली निगाहें, उसका कोई अच्छा इरादा नहीं है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। विन को इस वक्त पर हंसी आ गई। जो सुंदर लड़की आई थी वो इधर उधर देखने लगी और फिर ऊपर आई। फिर उसने किसी को भी नहीं देखा, वो सिर्फ झाऊ की ओर आई और थोड़ा सा झुकते हुए बोलने लगी, क्या मैं आपके साथ एक ड्रिंक ले सकती हूँ? ये किस्मत की देवी थी। कोई भी व्यक्ति टक्कर लगने पर भ्रमित हो जाता था, लेकिन झाऊ के बोलने का इंतजार किए बिना ही वेंकी सिंह ने अपना हाथ उसके कपड़े में डाला और झाऊ के पैसे वाला बैग निकाल लिया। फिर उसने वापस उसे उसके ही कपड़े में वापस रख दिया और बोला, मिस मुझे माफ़ करना पर मैं नहीं कर पाऊँगा। इसी वक्त पर झाऊ ने अपना सिर हिलाया और उस औरत की ओर देखकर बोलने लगा, मुझे माफ़ करना पर क्या मैं आपको जानता हूँ? इस पर उस औरत ने कहा, तुम मुझे पिलाने को तैयार नहीं हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो। झाऊ मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्यों नहीं, आप जैसे चरित्र के साथ चाहे आप मेरा खून पीना चाहे या मेरा मांस खाना चाहे, मैं शराब ज़रूर पीना चाहूँगा। बेहतर हमें एक बोतल शराब दो। फिर वो रुका, वेंकी सिंह की ओर देखने लगा और कहने बोला, इसे उसके बिल में डाल दो। यहाँ पर वो औरत खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी किन्सेंग के गाने से भी बहुत खतरनाक थी। शराब की बोतल आ चुकी थी। झाऊ जिशु ने कहा, बैठिए मिस। वो औरत थोड़ा सा झुकी और झाऊ से कहने लगी, आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं बस पीऊँगी और चली जाऊँगी। झाऊ ने थोड़ी निराशा दिखाते हुए कहा, लेकिन वेंकी सिंह ने अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, हाँ टेबल पर थोड़ी भीड़ है। उस औरत ने वेंकी सिंह की ओर देखा और शराब का एक घुट पी लिया। झाऊ जो लगातार उस औरत को देख रहा था, इस वक्त पर उस औरत ने अपनी शराब पी, प्याला नीचे रखा और फिर झाऊ के चेहरे को सहलाते हुए बोलने लगी, मैं जा रही हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ने चलोगे? झाऊ ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस खड़ा हो गया और चुपचाप उसके पीछे जाने लगा। अचानक एक आवाज़ आई। वेंकी सिंह के हाथों में चॉपस्टिक टूट चुकी थी। गुशियांग और चैंगलिंग ने चुपचाप अपना सर नीचे कर लिया, ये दिखाते हुए कि उन्होंने कुछ नहीं देखा है। काओ वेनिंग को बहुत गुस्सा आया। उसने उस ओर इशारा किया जिस ओर अभी झाऊ गया था। उसने ऐसा कहा कि भाई वेंकी सिंह, आप उनसे प्यार करते हैं, भाई झाऊ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ उनके पीछे इसलिए गए क्योंकि वो एक सुंदर कन्या है। वो सुंदरता के पीछे गए हैं। सुंदरता के सामने भाईचारों को छोड़ देना ये भी सही नहीं लगता। काओ वेनिंग ने अपनी जीभ काट ली। वेंकी सिंह ने काओ वेनिंग की ओर देखा। पहली बार काओ वेनिंग उसे भा रहा था। फिर काओ वेनिंग ने कहा, अरे भाई वेन, आप भाई झाऊ को गलत मत समझिए। इसी वक्त पर गुशियांग ने कहा, हाँ गुरुजी, आप उसे गलत मत समझिए। देखिए भाई झाऊजू की एरी आपकी ओर इशारा कर रही है। आप बता सकते हैं कि वो अपनी बिना मर्जी के जा रहा है। काओ वेनिंग सोचने लगा कि ये क्या बोल रही है। इस पर अपनी चैंगलिंग ने कहा, बहन को आप कुछ मत कहिए। वेंकी सिंह उठे और वहाँ से चले गए झाऊ के पीछे, यहाँ इन तीनों को छोड़कर। गुशियांग मन ही मन हल्का सा कहने लगे, मेरे गुरुजी हताश हैं। काओ वेनिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, कौन जानता है, जब रात को हवा चलती है और बारिश आती है तो कितने आंसू बहते हैं। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसने प्राचीन काल से लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? यहाँ हम झाऊ को और उस औरत को देखते हैं। उस औरत ने झाऊ को एक गली में ले आया था। वो आंगन से होके अंदर गई, मतलब आंगन से होके अंदर गई जहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला, फिर अंदर से इत्र की खुशबू आने लगी। वो उस औरत के हाथ में एक मोमबत्ती था। उसने पर्दे को उठाया और झाऊ से पूछने लगी, क्या आप अंदर नहीं आएंगे?
झाऊ उसके रूम को ध्यान से देखने लगा। झाऊ मुस्कुराते हुए बोलने लगा, मैं एक घटिया आदमी भला एक खूबसूरत औरत के आरामदायक रूम में कैसे जा सकता हूँ। वो औरत मुस्कुराते हुए बोलने लगी, आप अचानक बहुत अच्छे आदमी बन गए हैं। मैं आपको अंदर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप अंदर नहीं आएंगे? झाऊ ने अपनी जूते की ओर देखा और फिर बोला, मिस मुझे माफ़ करना, पर मैं आपके घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता, जिसमें रोज की कब्र की धूप जल रही है। अगर मैं यहाँ अंदर आता हूँ तो कल मुझे लाश के रूप में बाहर निकाला जाएगा। वो औरत मुस्कुराने लगी, तुम एक पुरुष हो। कहावत है ना कि पोइन के पेड़ के नीचे मरो और फिर तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि तुम पहले ही मेरे पीछे आ चुके हो तो फिर यहाँ आकर क्यों पीछे हट गए? झाऊ ने कहा, ये वास्तव में एक कहावत है, लेकिन जीना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा जिएंगे उतना ही ज़्यादा आप चपरासी के नीचे बिता पाएंगे। क्या आप सहमत नहीं हैं? और इसके अलावा मुझ में इतना कोई आकर्षक नहीं है कि आप हजारों की भीड़ में मुझे चुने और मुझसे ही शादी करने की जोर दें। तो क्यों ना आप सीधे मुद्दे पर आ जाए, जिससे हम दोनों ही बातें कर पाएं। उस औरत ने झाऊ की ओर देखते हुए आहे भरा और फिर कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं गई होती तो अगर मैं उस छोटी बच्ची या वो छोटे बच्चे या उस बददिमाग लड़के और वो दूसरा, वो थोड़ा रुकी, वो तो और भी अजीब है। जब मैं अंदर गई तो उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा, वो बस तुम्हारी ओर देख रहा था। बहुत अजीब है। अरे थोड़ा इधर उधर देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गई थी। तुम ही एकमात्र सामान्य आदमी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं जाऊंगी तो किसके लिए जाऊंगी? झाऊ खांसते हुए खुद के सवाल पर ही पछतावा करने लगा। झाऊ ने कहा, अगर आप लेपिस कवच के टुकड़े के लिए यहाँ आई हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि झांग परिवार का टुकड़ा मेरे पास नहीं है। तो आप वापस जा सकती हैं। लेकिन मैंने सुना है कि नायक गाओ और नायक शेन दोनों ने ही अपना एक एक टुकड़ा निकाला है। अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं या उनके बारे में पूछ सकते हैं। उस औरत ने पर्दा छोड़ दिया और कहने लगी, आखिरकार लेपिस कवच को मैं अपने हाथ में ले पाऊंगी, चाहे उसका मालिक कोई भी क्यों ना हो। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास वो नहीं है, आखिर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों कर लूं? क्या तुम लोगों को झूठ कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता? झाऊ ने कुछ भी नहीं कहा। वो बहुत देर तक बस उस औरत को देखता रहा और फिर उसने सोचा, इसकी चाल ढाल और उसके बात करने का तरीका उन सभी महिलाओं से अलग था जिनसे वो कभी मिला भी था। झाऊ ने ये बहुत ही धीरे से कहा था, लाइक वो सोचते हुए बोल रहा है। उसने बहुत ही धीरे से कहा था, पर उस औरत ने सुन लिया था। ये उसकी तारीफ थी और वो खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, आपने क्या कहा? झाऊ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कहा कि इस महिला की विशेषताएं बहुत ही अच्छी है। ये बहुत ही सुंदर है, चाहे चेहरे की विशेषताएं जैसी भी हो, लेकिन ये एक विशेष तरह की सुंदरता है जिसे छुपाना मुश्किल है। झाऊ की बातों से उस औरत का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, क्या मेरा पीछा तुमने इसलिए किया है ताकि तुम मुझे अपमानित कर पाओ? झाऊ ने धीरे से कहा, नहीं, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। भेस के सिल्फ के बाहरी लोग कुछ भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन कारगरी लोग बहुत कुछ जानते थे। झाऊ असल में जानता था कि भले ही वो औरत देखने में खूबसूरत थी, पर उसकी उम्र ज़्यादा थी। इस औरत ने असल में अपना भेष बदल के रखा हुआ था। झाऊ इस बात से हैरान था कि आखिर जो भेष बदलने की तकनीकी है वो तो 4 सीजन मैनर में सिखाया गया था। वो ये सोच रहा था कि इस औरत ने इसे कहाँ से सीखा है। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने ऐसा कहकर उसे अपने कपड़े से एक रेशमी रुमाल निकाला और एक मरहम निकाला। फिर उस औरत ने उस रुमाल में उस जो एक लिक्विड था उसे डाला और उसी से अपने चेहरे को पोंछने लगी, जिससे उसका मुखौटा उतर गया। झाऊ की सांसें रुक गई।
उसने देखा वो औरत बदसूरत तो नहीं थी, बल्कि वो बहुत खूबसूरत होती अगर उसके चेहरे के बाएं ओर हल्का जलन का निशान न होता। झाऊ उसे जानता था। क्या आप हरी लोमड़ी लियो किनकियान हैं? लियो किनकियान ने कहा, इस बार तुम समझते हो कि मुझे लेपिस कवच के पीछे क्यों होना चाहिए, है ना? इस पर झाऊ चुप हो गया और फिर कहने लगा, आप फेंगशन तलवार के पीछे नहीं है, बल्कि आप तो यिन यान मैनुअल के पीछे है ना? झाऊ ने अपना सिर हिलाया और कहने लगा, झांग परिवार का लेपिस कवच हम में से किसी के पास भी नहीं है। लियो किनकियान ने अपना तलवार उठाया और बिना किसी चेतावनी के झाऊ की ओर चली गई। झाऊ ने उसके वार को चकमा दे दिया, अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए उसके कलाई को पकड़ लिया। पर उसी वक्त पर उसने ऐसा कुछ किया जिस वजह से कुछ धुआं सा होने लगा, जिसे देखकर झाऊ उस जगह से ज्ञान को छोड़कर थोड़ा सा दूर हटा। वो जैसे ही दूर हटा है, उसी वक्त पर उसकी आँखों में थोड़ा सा टिमटिमाहट होने लगी, जिस वक्त पर किनकियान वहाँ से गायब हो गई। सिर्फ वो एक बात कह कर गई, रुको और देखो। झाऊ ने आहें भरी और सोचने लगा, आज एक हरी लोमड़ी है तो कल कौन आएगा? झांग चैंगलिंग एक बहुत बड़ी मुसीबत है। कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि दो बूढ़े लोमड़िया गौचोंग और झाओजिंग ने उसे उस दिन इस उपद्रव को आसानी से दूर करने दिया था। वो मुड़ गया और आंगन का दरवाज़ा खोल के बाहर जाने ही वाला था कि अचानक एक बाहर से हाथ आया। उसने झाऊ के कंधे को जकड़ लिया। झाऊ इस पर वार करने ही वाला था, पर वार चूक गया। पर झाऊ ने उसे कुचल दिया। दर्द की आवाज़ आई, चिल्लाते हुए, कराहते हुए, आह! एक पति की हत्या। झाऊ ने उसे लात मार कर खोला और अपनी बाहों को उसकी छाती में मोड़ दिया और कहने लगा, वैली मास्टर वेन, क्या आप आज अपनी पागलपन की दवाई लेना भूल गए हैं? वेन के सिंह ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे सामने ही एक दूसरी औरत के पीछे चले गए थे। इस सुनसान जगह में एक अविवाहित औरत के साथ एक अविवाहित पुरुष का मिलने का क्या मतलब था? झाऊ ने अचानक कहा, क्या ये वो समय नहीं है कि तुम पूरे दिन वैश्यालय में जाकर मस्ती करो? जैसे ही झाऊ ने ऐसा कहा, झाऊ को इस बात का पछतावा होने लगा। इस पर वेन तो पहले थोड़ा सा थिरक गए, फिर कहने लगे, जब से मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है, तब से मैंने किसी और को नहीं छुआ है। झाऊ मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मास्टर, आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, पर मैंने आपके साथ शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है। वेन के सिंह थोड़ी देर सोचने लगे और फिर कहने लगे, हाँ ये सही है, आप चाहे तो लोगों से गुप्त रूप से जब चाहे मिल सकते हैं, पर मैं हूँ जो जब चाहे आपके बेडरूम में आपकी बातें सुन सकता है। झाऊ ने कहा, वैली मास्टर वेन, क्या आप जानते हैं कि बेशर्म शब्द कैसे लिखा जाता है? वेन ने जोर से कहा, जब बेशर्म होने का वक्त आए तो आपको बेशर्म होना ही पड़ता है। इस वक्त पर झाऊ के मन में आया कि वो खींच के बजा ही दे, पर उसने खुद को रोक दिया। वेन के चेहरे की ओर देखने से अच्छा वो उस जगह से चुपचाप चला गया। सीन उसी रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर अभी भी हमारे काओवेनिंग, गुशियांग और चैंगलिंग बैठे हुए थे। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक टूटा हुआ कटोरा था, जिसे वहाँ के वेटर ने नहीं भगाया था। वो बस चुपचाप ज़मीन को घूरा जा रहा था और आने जाने वालों को देख रहा था। उसे पता था कि यहाँ से लोग आने जाना कर रहे हैं। अब वही हमें अपने काओवेनिंग, गुशियांग और चैंगलिंग को दिखाया जाता है, जो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे। अब इन लोग के बात करते करते अचानक पता नहीं क्यों हमारा चैंगलिंग, जो बहुत देर से उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देख रहा था, वो अचानक उठता है, नीचे उसके पास चला जाता है और अपने जेब में से कुछ सिक्के निकालता है उस बूढ़े व्यक्ति को देने के लिए। अब वो जैसे ही वो दे रहा था, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, उस बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, अच्छे व्यक्ति,
दयालु की देवी तुम्हें दयालुता के आशीर्वाद दे। चेंगलिंग थोड़ी देर के लिए उदास हो गया और फिर वो बिना अपनी मर्जी के मुस्कुराने लगा। चेंगलिंग के पिता, जो बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्हें भगवान ने हमेशा ही आशीर्वाद दिया था, पर उस रात शायद भगवान नशे में धुत थे और उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस रात चेंगलिंग ने अपने पिता को खो दिया था। अच्छे लोग भगवान पर भरोसा करते हैं कि वो उन्हें आशीर्वाद देंगे, लेकिन बुरे लोग भी तो बच जाते हैं। क्या ये हैरानी की बात नहीं है? चेंगलिंग वही सीढ़ियों पर बैठ गया और अपनी मर्जी से झाओजिशु द्वारा सिखाई गई बातों को दोहराने लगा। चेंगलिंग इस वक्त पर इन्हीं बातों को दोहरा रहा था, पर फिर अचानक ही उसका मन भटकने लगा और उसने दूर कहीं देखने लगा। वो आगे दूर देख रहा है और फिर सोच रहा है, मास्टर अब तक नहीं आए। चेंगलिंग ने जो कपड़े पहने हुए थे वो अब उसे छोटे हो रहे थे। झाओजिंग ने जो उसके लिए कपड़े सिलवाए थे, वो कपड़े अब उसे छोटे ही हो रहे थे। चेंगलिंग बस अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा मोड़ता हुआ खुद में सोचने लगा, मैं कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था। ऐसा कौन है जो हुनर ना सीखना चाहे? ऐसा कौन है जो जल्द से जल्द हर एक तकनीकी सीख कर अपने परिवार का बदला ना लेना चाहे? चेंगलिंग को याद आया, जब वो छोटा था तो उसके मास्टर ने उसके पिता से शिकायत की थी चेंगलिंग को लेकर। तब उसके पिता ने उनसे कहा था कि वो चेंगलिंग को माफ़ कर दे। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा बच्चा जब बचपन में छोटा ही था, जब वो छोटा था तो वो बीमार था, जिस वजह से वो अभी भी बहुत धीमा है। वो बहुत अच्छा लड़का है, भले ही मैं भविष्य में उसके सफल होने की उम्मीद नहीं रखता, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना ख्याल खुद रख ले। इस वक्त पर चेंगलिंग के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। चेंगलिंग झाओजिशु द्वारा सिखाई गई किसी बातों को नहीं समझ पा रहा था, ना ही वो तलवारबाजी को समझ पा रहा था, ना ही उसे अपने भाग्य का कुछ समझ में आ रहा था, और ना ही वो ये समझ पा रहा था कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर तुम कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते तो मर जाओ। चेंगलिंग के दिमाग में इस वक्त सिर्फ यही चल रहा था। मरने की इच्छा बहुत ही खतरनाक थी, जिससे उसकी आंखों में दर्द हो रहा था और वो खुद को रोने से रोक ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे थे। अब चेंगलिंग ने खुद को जैसे तैसे रोक लिया। चेंगलिंग ने ध्यान ही नहीं दिया कि वही पास में एक काला पोशाक का आदमी, जो उसे बहुत देर से देख रहा था और वो उसके पास ही आ रहा था। वही हम जिशु और वेनकेसिंग को देखते हैं, जो अभी यहाँ से जा ही रहे थे, उसी गली से जाने ही वाले थे। तभी अचानक से माहौल ठंडा पड़ गया और किसी औरत के चीख की आवाज़ आई, जिससे जिशु के कदम रुक गए। जिसके ठीक बाद एक सफ़ेद छाया चमकी और एक धमाके के साथ हरी लोमड़ी लियो किंगचन को एक घुसपैठिए ने किसी भारी बैग की तरह ज़मीन पर फेंक दिया था। कियान खुद को उठाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी ताकत साथ नहीं दे रही थी, उसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी और वो फिर से गिर गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा पेतू ये बाई था। कियान की ओर इशारा करते हुए ये बाई उससे पूछने लगा, ये बदसूरत आदमी किसी कुत्ते की तरह पागल है। कियान ये बाई को घूर के देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको 1000 टुकड़ों में काटना चाहती हूँ। जिशु को एहसास हुआ, आखिर ये आदमी इतना अजीब क्यों था, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में बिल्कुल ही अकेला था। वेनकेसिंग ने झाओ की कलाई को पकड़ ली और सामने आते हुए ये बाई को घूरने लगा। वेन ने कहा, तुम यहाँ क्यों हो और एक भूत की तरह हमारे चारों ओर क्यों घूम रहे हो? ये बाई ने वेन की ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। ऐसा लगता है कि जब से वेनकेसिंग ने कहा था कि वो उसकी जान ले लेगा 10 साल के अंदर, ये बाई उससे चिढ़ने लगा था। ये बाई ने कियान की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं बस एक छोटे चोर को पकड़ने आया था, पर अचानक ही ये महिला मेरे सामने कूद गई और मेरा रास्ता रोक लिया, जिस वजह से वो छोटा चोर मेरे हाथ से निकल गया। जिशु ने कियान की ओर देखा और फिर ये बाई से पूछने लगा, वो कौन सा चोर है और उसने क्या चुराया है?
आपके जाने के बाद गाओचोंग के परिवार में चोरी हो गई। आखिर उसने और क्या चुराया होगा। झाओ जिशु और वेन केसिंग एक दूसरे को देखते हुए हैरान रह गए। आखिर वो कौन था जो इतने सख्त सुरक्षा के बावजूद भी वहाँ से चोरी कर सकता था। ये भाई ने झाओ की ओर देखा और बोला, बेटा तुम सावधान रहो, सेंझान मर चुका है। जिशु सोचने लगा, आखिर भटकते हुए सेंसेन की मौत का उससे क्या लेना देना था, और आखिर झाओ को ही क्यों सतर्क रहना था। इससे पहले कि झाओ कुछ बोल पाता, इससे वेन केसिंग ने पहले ही पूछ लिया, तो क्या। ये भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दोनों के पीछे देखने लगा। दोनों के पीछे से एक गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दी। स्वाभाविक रूप से आप दोनों का इससे लेना देना है। उस दिन लॉर्ड गाओ को एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था, यदि आप झांग चैंगलिंग की जान चाहते हैं तो इसके लिए लेपिस कवच का आदान प्रदान करें। सेंसेन अपने पुराने दोस्त के बेटे की चिंता में वहाँ से निकल गया था, लेकिन जब हमने उन्हें खोजा तो हमने पाया कि वो एक लाश बन चुके थे और वो गाओचोंग को मिले नोट के सामान एक नोट लेकर जा रहे थे, और उस रात गाओ फैमिली में चोरी हुई थी। आप हमें बताइए, इससे आपका क्या लेना देना है। झाओ को समझ में आ गया कि हाँ, कुछ लोग आने वाले हैं, यहाँ तक कि वो लोग आ ही चुके थे। झाओ पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि केंगसेंग संप्रदाय का नेता हुआंग डोरेन था। जिशु के हाथ पैर में अचानक ही खुजली होने लगी। यू क्विंगफेंग कुछ ही दूर हमारे डोरेन से कुछ ही दूर खड़ा था और उसका चेहरा अभी भी पानी की तरह था। डोरेन ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उस दिन झांग चैंगलिंग को ले जाने के बाद कहाँ गए थे। इस वक्त पर डोरेन जिशु से पूछताछ कर रहा था। जिशु ने अचानक अपना सर नीचे किया और हंसते हुए बोला, यहाँ हर किसी को ऐसा क्यों लगता है कि झांग चैंगलिंग के अपहरण करने लेपिस कवच के टुकड़े को पाने के अलावा मैंने उसे बंधक भी बनाया है, और गांव मैनर के अन्य 2 कवच के लिए मैंने उसे फिरौती दी। डोरेन हैरानी से, क्या ये मामला नहीं है। जिशु ने आसमान की ओर देखा और आह भरते हुए बोला, मैं गलत था। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि एक सुअर का दिमाग रखने वाला इंसान कभी इंसानों के जैसे भी सोच सकता है। वेन केसिंग ने कहा, अपनी गलतियों से सीखने से और कुछ नहीं है। अपने गलत रास्ते में बदलाव लाना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। डोरेन कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले यू क्विंगफेंग सामने आ गया और उसने कहा, मास्टर झाओ, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, हम युवा नायक के साथ एक बदमाश का पीछा कर रहे थे जो गांव मैनर में अजीब तरीके से घूम रहा था। वो बदमाश आखिर इस स्थान पर ही क्यों गायब हो गया, और जबकि हम आपसे टकरा गए। जैसे ही उसने नीचे की ओर देखा, उसकी नज़र किनकियान पर गई। किनकियान उसे देखते ही काबू थी। इस वक्त पर उसने हंसते हुए कहा, ओह, कहीं ये हरी लोमड़ी लियो किनकियान तो नहीं। उसका असली चेहरा देख पाना असल में 3 जन्मों के सौभाग्य जैसा था। कियान कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि क्विंगफेंग के पीछे जो भी लोग थे वो लोग बहुत गुस्से में आ चुके थे। जिशु को तुरंत ही रेस्टोरेंट में जो पहले हुआ था कियान के आने पर, वो बात याद आ गई और वो खुद को उसके लिए दया भाव प्रदान करने से नहीं रोक पाया। क्या किसी का रंग रूप इतना ज़्यादा ज़रूरी था। कियान ने क्विंगफेंग की ओर देखा और कुछ कहने ही वाली थी, पर फिर उसने खुद को रोक लिया। ये भाई ने अचानक कहा, ये उसका काम नहीं है। यू क्विंग ने कहा, ये अभी भी जवान है और वो बहुत समय से चांगमिंग पर्वत पर रहता है। अगर झाओ ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो क्या तुम कपड़े उतारकर हमें ये देखने दोगे कि तुम्हारे पीठ के निचले हिस्से पर भूत का निशान है या नहीं। वेन केसिंग तुरंत ही चिल्ला पड़ा, क्या, भले ही वो कपड़े उतार दे, वो तुम्हारे लिए कपड़े नहीं उतार सकता। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो। यू क्विंगफेंग ने वेन को अनदेखा कर दिया और सिर्फ झाओ को देखते हुए बोला, क्या मास्टर झाओ सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो लोगों को दिखाने के लायक ही नहीं है। झाओ के शरीर में कोई निशान नहीं था, कोई भूत का निशान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसके सीने पर 7 किलो के निशान थे।
झौ अचानक हंसा और सोचने लगा, मैं आखिर क्यों छुप रहा हूँ। जब पिछला सम्राट सिंहासन में था तो मैं ही था जिसने दूसरे राजकुमार के गिरोह को ख़त्म करने के लिए कई योजनाएं बनाई थी, और वो मैं ही था जिसने सड़े हुए दरबार में कीड़े लगने वाले लोगों का एक झंडू निकाला था। वो मैं ही था जिसने लोगों को चोट पहुंचाई थी। फिर आखिर मुझे ही क्यों ऐसे छुपना पड़ा। झौ की नज़र क्यूफेंग की ओर पड़ी और उसने कहा, हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? 10 साल से ज़्यादा समय तक, जिसमें ना तो वो इंसान था और ना ही कोई भूत, वो एक पत्थर की तरह था। 15 साल की उम्र में उसने फोर सीजन मैनर की जिम्मेदारियां संभाली थी। 18 साल की उम्र में उसकी मुलाकात क्राउन प्रिंस हेलियन से हुई थी, जिसने उसे जवानी की वीरता जगाई थी, और 23 साल की उम्र में वो तियानचुआंग का स्थापना कर चुका था। उसे जो कुछ भी करना था वो कर चुका था। भले ही उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं था, पर पहाड़ और नदियाँ इस बात का सबूत थे। जब झौ ने ये सब कहा था तो डोरेन पीछे हटना चाहता था, पर उसने जब युकिंगफेंग को देखा तो वो रुक गया। डोरेन को हमेशा लगता था कि युकिंगफेंग और उसका मरा हुआ बेटा दिखावटी सुंदर चेहरे थे। वो हर चीज़ में बेकार थे और सिर्फ अपने ही संप्रदाय पर भरोसा कर सकते थे। डोरेन हर तरह से युकिंगफेंग की मदद कर रहा था, तो वो इस वक्त पर पीछे नहीं हट सकता था। डोरेन ने अपने पीछे खड़े लोगों को देखा और वो सोचने लगा, अगर हम में से हर एक ने उस पर पाँव भी रखा तो उसे किसी नूडल्स में बदलने में काफ़ी रहेगा। और फिर वो चिल्लाया, उसके बारे में बात करने के लिए क्या है? हम जब उसे गिरफ्तार करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे। उसकी आवाज़ युकिंगफेंग तक गई थी, उसके कानों के पास से गई थी। उसे लगने लगा कि ये जिस तरीके से बात करता है तो एकदम से बात करने का तरीका किसी गुंडे जैसा था। युकिंगफेंग ने अपने झौ की ओर देखा, फिर वो सोचा कि वो जहाँ से डोरेन ने बात ख़त्म की है वो वहाँ से बात शुरू ना करे। और वो सोचने लगा थोड़ी देर, अगर हाल ही में हुआसान संप्रदाय कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी होती तो फिर उसे डोरेन की सहायता लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होती। और यहाँ अजीब हुआ, हुआंग डोरेन का मन था कि जहाँ से उसने चिल्लाना बंद किया था वहीं से युकिंगफेंग बोलना शुरू करे, पर युकिंगफेंग ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस वजह से जो पीछे समूह खड़ा हुआ था वो चुपचाप डोरेन को घूरा जा रहा था। डोरेन चाहता था कि वो बातें शुरू करे, जिस वजह से उन लोग आए और सभी बातें आगे बढ़ जाए। यहाँ डोरेन चुपचाप खड़ा ही हुआ था और जो भीड़ थी वो डोरेन को घूरी जा रही थी। वेनकेसिंग ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा था। वो जब चाहे हंसता था, जब चाहे रोता था और जब चाहे वो गुंडा भी बन जाता था। वेनकेसिंग हंसते हुए हुआंग डोरेन की ओर इशारा करते हुए बोलने लगे, मैं कहता हूँ, मुझे मत बताओ कि तुम में से किसी ने अपनी लाइनें ठीक से रिहर्सल नहीं की है, और चाहो तो तुम मंच से उतर सकते हो। तुम करना क्या चाहते हो जब तुम्हें खुद ही कुछ पता ही नहीं है? थोड़ी देर तक इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये बाई ने कहा, ये क्या बकवास है, और फिर वो युकिंगफेंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। झौ भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो यहाँ से जा रहा था। तभी हुआंग डोरेन ने चिल्लाया, बच्चे, ऐसा मत सोचो कि तुम जा सकते हो, और वो उसी वक्त पे हमारे झौ पर झपट्टा मार दिया। झौ का शरीर अचानक सीधा हो गया और उसने बिना पीछे देखे सीधे कहा, चले जाओ। झौ के लंबी आस्तीन ने 2 जोरदार झोंके पैदा कर दिए, जिस वजह से हुआंग डोरेन लड़खड़ाता हुआ पीछे चला गया। वेनकेसिंग इतनी जोर से हंस रहे थे कि उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ रहा था। पहली बार वेनकेसिंग को पता चला कि झौ जो ना सिर्फ अट्रैक्टिव दिखता था बल्कि उसमें मस्ती करने की भी फीलिंग्स थी, जिस बारे में खुद हमारा झौ भी नहीं जानता था, और ये बात बहुत ही दिलचस्प थी। इससे पहले कि वेनकेसिंग हंसना बंद करते, सभी का ध्यान झौ जिशु के ऊपर था, पर युकिंगफेंग
ने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी चेतावनी के सीधे वेन केसिंग की ओर बढ़ गया। भले ही वो इतने देर से झाओ जिशु से बातें कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वेन केसिंग को उसने देखा भी नहीं है, पर वो लगातार वेन केसिंग के ऊपर ध्यान दे रहा था। यू किंगफिंग को लगा था कि इन सभी के बीच में एक वही था जो उसकी बेइज्जती कर रहा था, और अगर वो इस बात का बदला ना ले तो वो फिर गर्व से उस जगह पर खड़ा भी कैसे रह पाएगा। वेन केसिंग तुरंत ही उसके हमले से बचने के लिए झुक के अब लगातार उसका हमला होता गया और वेन केसिंग बचते गए। वेन केसिंग को ये याद ही नहीं था कि जब उन्होंने ज़्यादा पी लिया था तो उससे उसकी कोई मुठभेड़ भी हुई थी। यू किंगफिंग के हमले को देखकर वेन केसिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उसकी बीवी छीन ली हो, जिससे वेन केसिंग बहुत हैरान हुए, क्योंकि आमतौर पर पुरुषों की पुरुष पत्नियां तो नहीं होती ना। वेन ने पलटवार नहीं किया, बस वो बिना रुके पीछे हटता गया और कहा, बताओ तुम्हारा मतलब क्या है। यू किंगफिंग ने कहा, गलत रास्ते पर चलने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तुम्हें मर जाना चाहिए। वेन केसिंग ने तुरंत ही अपनी 2 उंगलियों से यू किंगफिंग के तलवार को रोका और सीधे बोला, माफ़ करना, पर मैं कोई चूहा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे पीछे ना आप अपनी कोई गहरी दुश्मनी लेकर ना आए, जैसे कि आप कोई चूहे के जहर हो। और एक आवाज़ के साथ यू किंगफिंग की तलवार टूट गई। मुक्केबाजों की दुनिया में किसी को बेइज्जत करने के लिए किसी के पिता को मारना, उसकी पत्नी को छीनना के अलावा किसी के तलवार को तोड़ देना सबसे ज़्यादा उसकी बेइज्जती करना था। यू किंगफिंग की आंखें लाल हो गई और वो छलांग लगाकर वेन केसिंग की ओर लात मारने लगा, और यहाँ जो समूह खड़ा था वो झाओ जिशु को परेशान करने लगा। अजीब घटनाएं हर साल होती है, पर इस साल उनमें से बहुत सारी थी। वेन केसिंग बगल की ओर झुकते हुए सीधे उन्होंने यू किंगफिंग के जांघ पे एक लात मारा, जिससे उसकी हड्डी टूट गई। घबराहट में यू किंगफिंग ने वेन की ओर देखा। वेन का चेहरा बिल्कुल ऐसा मुस्कुरा रहा था जैसे वो कोई राक्षस हो। किसी औरत की तीखी चीख के साथ एक हवा का झोंका आया, जिनमें से कुछ सुइयां आने लगी जो कि वेन केसिंग पर हमला कर रही थी। वेन केसिंग ने यू किंगफिंग को छोड़ा। उसने अपनी हथेलियों से उन सुइयों को रोकने की कोशिश की, पर ये नाकामयाब था। वो सुइयां सीधे पीछे खड़ी उस औरत के छाती पर जा लगी और वो सीधे दीवार पर जा टकराई। तभी वेन केसिंग के समझ में आया कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लियो किनकियान थे। पहले तो वेन केसिंग थोड़े हैरान थे, पर वो चिल्लाए, आजू जल्दी आओ, मैंने कुछ देखा है। झाओ जिशु के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो सीधे लियो किनकियान को उठाया और कहा, बकवास बंद करो, चलो। वेन केसिंग बिना कुछ कहे झाओ जिशु के पीछे चले गए। वो दोनों वहाँ से बहुत जल्द ही निकल गए थे। अब झाओ जिशु जो आगे उन लोग पहुँच गए थे, लियो किनकियान को एक पेड़ के पास रखा और उसके एक्यूपंक्चर बिंदु को सील कर दिया। वेन केसिंग हंसते हुए कहने लगे, बहुत बढ़िया, तुम उसे ले गए, इससे तुम्हें साबित होता है कि तुम बहुत अच्छे हो। झाओ जिशु ने वेन केसिंग को नहीं देखा। वो झुका, लियो किनकियान की चोटों को देखा और फिर उसने अपने कपड़े में से एक बोतल निकाली, जिसमें से उसने एक दवाई निकाला और लियो किनकियान के मुंह में डाल दिया। अब उसने कहा, लावेन, मुंह खाने के लिए होता है, बकवास करने के लिए नहीं। बस थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाने से तुम उसे मार डालोगे। झाओ जिशु के मुंह से लावेन सुनकर वेन केसिंग को बहुत खुशी हुई थी। हालांकि जब आगे के शब्द झाओ ने कहा था, उससे वेन केसिंग को लगा कि ये बस उसका प्यार जताने का तरीका था। लियो किनकियान खांसी, वो उठने की कोशिश कर रही थी पर वो गिर गई। फिर उसने झाओ से कहा, क्यों तुम अच्छे बनने के नाटक कर रहे हो। झाओ ने उसकी बातों को इग्नोर किया, उसके पास ही बैठ गया और कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने भेष बदलने का हुनर कहाँ से सीखा। किनकियान ने नहीं सोचा था कि झाओ का सवाल ऐसा होगा। वो बोलने वाली थी, फिर रुकी, अपने मुंह के खून को थूकी, फिर बोली, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। ये सुनते ही वेन केसिंग ने कहा, मिस लियो, क्या आप अपना रूप बदल रही थी और यू किंगफिंग के लिए लेपिस कवच छीन रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक औरत को बदसूरत या बेवकूफ़ होने से डरना नहीं चाहिए।
लेकिन उसे अंधा होने से ज़रूर डरना चाहिए। उस तरीके का कचरा आपको उससे प्यार नहीं करना चाहिए। क्या आप जानती है कि वो हमें कैसे ढूंढता है? ये बाई ने उस गली में काले कपड़े पहने आदमी का पीछा क्यों किया होगा? उसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि काले कपड़े पहने हुए आदमी जो भाग गया था वो यू फेंग था, ताकि आप ये बाई पर हमला कर सके। किसने आपको सबके सामने बेनकाब किया? बेवकूफ़, उसने आपको ढाल के जैसे इस्तेमाल किया है। झाओ ने कहा, चुप रहो। वेन केसिंग तुरंत चुप हो गए। झाओ जिशु जो लियो किनकियान को देख रहा था, अब उसने उसकी उम्र का पता लगाते हुए उससे कहा, जब आप छोटी थी तो क्या आप किसी से ऐसे इंसान से मिली थी जो भूखा हो, घायल हो और आपने उसे खाना दिया? जब झाओ के गुरु किन भाईजान किसी हमले में गए थे तो उन पर बहुत हमला हुआ था। उनके पास खाने के लिए कोई पैसे नहीं थे, वो बहुत घायल थे। तभी एक छोटी उम्र के चेहरे पर निशान लिए एक लड़की जो उन्हें चुपके से खाना ला कर दी थी। उसकी मदद को देखकर किन भाईजान ने देखा कि उनके पास तो बदले में चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने उसे भेष बदलने की कुछ कला सिखाई थी। पर वो ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर ये उसके लिए खतरा भी हो सकता है। लियो किनकियान कुछ नहीं कही, वो हैरान थी। झाओ भी समझ गए थे। वो उठे, अपने कपड़े से एक दवाई निकाले, सामने लियो किनकियान के पास रख दिए और कहा, अपने लिए सबसे अच्छा क्या है ये तय करो। और वो उठकर वहाँ से चले गए। खुश होकर वेन केसिंग झाओ के पीछे जाते हुए कहने लगे, वो तुम्हें ख़त्म करने की योजना बना रही थी और तुम उसके लिए अच्छे बने रहे। लेकिन अचानक ही वेन ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि झाओ जिशु ने अपने कपड़े से एक मलहम की बोतल निकाली और उसे अपने चेहरे पर रगड़ने लगे। धीरे धीरे स्किन का कलर जो चेंज हो रहा था। वेन केसिंग की आंखें जैसे जैसे ये देख रही थी, उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थी। वेन ने अपनी सांसें रोक ली। झाओ जिशु जो धीरे धीरे अपने चेहरे से वो मास्क उतार रहा था। लुओयांग शहर में मुस्कुराने वाले छोटे मालिक या डोंगटिंग के ऊपरी वैशाल्य में ऊपरी सुंदरता के अलग एक पुरुष का चेहरा था। यहाँ कोई रंग नहीं था, सिर्फ काला और सफ़ेद, पीले और दुबले गाल, होठ एक रेखा के जैसे पतले। उसके माथे पर वो जो गड्ढा था, उसके आँखें जो इतनी गहरी थी जिन्हें उसकी पलकें अपनी काली घानियों से ढक रही थी। वेन केसिंग के मन में हमेशा से ही यही था कि चाहे झाओ जिशु ने अपना भेष कितना भी क्यों ना बदला हो, पर वो उसके मन में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। और अब जब उसने उसे बिल्कुल वैसा ही देखा था तो उसे लगता था कि जैसे वो उसे बहुत समय से जानता हो। वेन केसिंग ने कहा, आजू? इसी वक्त पर हमारे झाओ ने कहा, वेन अचानक थोड़ा थोड़ा बुदबुदाते हुए कहने लगे, क्या मैंने कभी ऐसा कहा है कि मुझे पुरुष पसंद है? झाओ ने वेन से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ये नहीं जानता था? अब झाओ ने एक अपने पास से मुखौटा निकाला और उसे वेन के ऊपर फेंक दिया। वेन ने उस मुखौटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं कहा और झाओ से कहा, क्या ये मुझे बहकाने का आपका कोई प्रयास है? झाओ ने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ऐसे कामुक नज़रों से देख रहा हो या उसे छेड़ रहा हो। झाओ चुपचाप चलने लगे और एक दूसरा मुखौटा पहन लिया। झाओ ने जो मुखौटा पहना था वो एक अधर उम्र का था। वेन केसिंग जो अपनी आँखों को सीधे पानी में डुबाकर अच्छे से धोना चाहते थे, वो चिल्ला के कहने लगे, इससे आँखों में दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे दूसरे से बदल दो। वेन केसिंग तुरंत ही उस मुखौटे को फाड़ने के लिए आगे बढ़े। झाओ जिशु ने तुरंत ही वेन केसिंग को मुक्का मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वेन केसिंग वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। ये देखकर अपने झाओ ने अपना हाथ का दिशा थोड़ा बदल दिया, जिस वजह से वेन का जो शोल्डर है वो थोड़ा नीचे हो गया। लेकिन वेन ने इस बात का फ़ायदा उठाया। थोड़ा झुकते हुए झाओ के कमर को पकड़ लिया और कहा, अरे चलो, तुम भी सिंगल हो।
चलो बातें करते हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ रहें। वेन के बोलने का स्टाइल ऐसा रहता था कि किसी के लिए भी ये जान पाना बहुत मुश्किल था वो सच कह रहे हैं या झूठ। इस पर अपने झाऊ ने झुंझला के कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वेन के सिंह झाऊ के पास आए। उनके चेहरे से थोड़ा नीचे धोती के पास अपने हाथ से उसे रगड़ने लगे। अब उन्होंने एक झटके से ही उनका मांस उतार दिया, एक साइड फेंक कर एकदम धीरे से कहा, आप क्या सोचते हैं? झाऊ जीशु ने अपनी आंखें घुमा दी। वो बिना किसी भाव के वेन के सिंह को देखने लगे और फिर वो हंसने लगे। क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे ताकि जब अकाल पड़े तो मैं मांस के लिए तुम्हें मार सकूं? झाऊ के मुंह से ये सुनते ही वेन के रोंगटे खड़े हो चुके थे। इससे पहले कि वेन समझ पाते कि आखिर में झाऊ ने क्या कहा है, सीधे एक जोरदार लात उनके घुटने पर पड़ी और वेन सीधे जमीन पर आ गिरे। झाऊ जो वेन से थोड़ा दूर जाके खड़े हो गए, एक मुखौटा निकाला और उसे पहन लिया, जो कि पहले वाले मुखौटे से भी बहुत ज़्यादा बदसूरत था। इतना बदसूरत कि स्वर्ग भी उससे घृणा कर बैठे और वो वहाँ से चले गए। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी सीढ़ी पर बैठा हुआ अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। चैंगलिंग को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, पर जब वो होश में आया तो उसने देखा गुशियांग जो उसे एक तरफ फेंक चुकी थी। गुशियांग के हाथ में खंजर था जो कि खून से भरा हुआ था। गुशियांग के पाँव के नीचे एक संगीतकार था जो कि अभी अपना संगीत बजा ही रहा था। वो संगीतकार जो यहाँ से भाग गया था अचानक ही। गुशियांग ने ये देखा और वो समझ गई कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने चैंगलिंग को पकड़ा और कावेनिंग से कहा, यहाँ से चलो। जैसे ही गुशियांग ने अपनी बातें कंप्लीट की, अचानक ही वहाँ पर 10 लोग आ गए जिन्होंने काले कपड़े पहन कर रखे हुए थे और उनके पास बिच्छू वाला हुक था। सब कुछ खराब होने में बस कुछ ही पल बचा था। सभी लोग हैरान रह गए थे। जो वेटर था वो भी थोड़ा कदम पीछे हट गया था। इस पर कावेनिंग ने कहा, क्या हो रहा है? वो लोग अचानक क्यों आए हैं? गुशियांग ने अपने ही खंजर से एक बिच्छू वाले आदमी को मारा और वो सोचने लगी, अब तो उसे बिच्छुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। क्या होगा अगर इन लोग की वजह से चैंगलिंग को कुछ खतरा हो? उसके मालिक तो उसे सीधे मार ही डालेंगे। गुशियांग से सभी बिच्छू के आदमी जो डरे हुए थे और वो धीरे धीरे हर एक कोने से उसके पास आ रहे थे। गुशियांग जो एक तिरछी नज़र से कावेनिंग पर को देख रही थी। चैंगलिंग जो वहीं पर खड़ा हुआ था, जिसे फाइटिंग नहीं आती थी और वो मौत के करीब था। गुशियांग ने कावेनिंग से कहा, क्या तुम भूल गए? बिच्छुओं के राजा उस छोटे बच्चे को मार देंगे। कावेनिंग ने तुरंत हाँ इतना कहा और उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और चैंगलिंग को प्रोटेक्ट करते हुए बोलने लगा, मेरी तरफ से मत हटना। अभी फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। इस तरफ जो गुशियांग सभी से लड़ रही थी, वही हमारे कावेनिंग भी जो सभी से लड़ रहे थे। अभी एक बिच्छू वाला आदमी जो कि अपने चैंगलिंग पर हमला करने ही वाला था। कावेनिंग उसे बचाने के लिए सीधे चैंगलिंग को अपनी तरफ से अपनी गुशियांग की ओर फेंक दिया, जिस वजह से जैसे ही उसकी तरफ आया वो उसे रोकी, पर उसके वजन के कारण वो कुछ कदम दूर जाके गिरी और उसने खुद को संभाल भी लिया। पर इसी वक्त पर अपनी गुशियांग ने 2 लोगों को मार दिया था। चैंगलिंग जिसके सर के ऊपर से कभी हुक की आवाज़ आ रही थी तो कभी तलवार की तो कभी चाकू की आवाज़ आ रही थी। हवा में उसे अचानक एक बोरी के जैसे फेंका जा रहा था, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। गुशियांग का चेहरा जो खूबसूरत नहीं रहा था, वो खून से भर चुका था। इस वक्त पर सिर्फ वहाँ पर जो इतने भी लोग आए थे, सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे। गुशियांग ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम परेशानी नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। कावेनिंग और चैंगलिंग जो एक दूसरे को देख रहे थे, वो ये सब स्थिति देखकर बड़े ही हैरान थे। अब वो दोनों अपनी गुशियांग के पीछे जाने लगे। तभी अचानक से एक कोने से किसी के कराहने की आवाज़ आने लगी। चैंगलिंग ने जब मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक भिखारी, जो वही बूढ़ा भिखारी था, वो उन लाशों में से निकलने के लिए भीख मांग रहा था। कावेनिंग ने जब ये देखा तो कावेनिंग उस भिखारी के पास गया और पूछा, क्या आपको चोट लगी है?
उस बूढ़े ने कावेनिंग की ओर देखा और वो बस इतना कहा, आह। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बूढ़ा कावेनिंग से डर रहा हो। इस वक्त पर अपना चेंगलिंग उनके पास गया और बोला, दादाजी जल्दी यहाँ से जाइए, बुरे लोग आ रहे हैं। उस बूढ़े ने चेंगलिंग की कोहनी पकड़ ली और बोला, ओहो, कोई मर गया है। ये देखते ही गुशियांग अचानक से ही कूद पड़ी और उसने अपनी खंजर निकाली जैसे कि वो उस बूढ़े पर वार करने वाली हो। डर के कावेनिंग चिल्लाने लगा, अरे नहीं जियांग। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुशियांग ने उस खंजर को उस बूढ़े के गर्दन में खोप दिया था और सीधे खून वहाँ आ गया था। खून जो पूरा का पूरा गुशियांग के फेस पर आया था। कावेनिंग और चेंगलिंग एकदम हैरान होकर खून से लथपथ गुशियांग को देख रहे थे। गुशियांग ने तुरंत ही अपना खंजर उस बूढ़े आदमी के गर्दन से निकाला। अपने आस्तीन से उसने अपना चेहरा पोंछा और फिर उसने गुशियांग ने ही अपने कावेनिंग और चेंगलिंग की ओर देखा जो उसे हैरानी से देख रहे थे। अभी उसने पूछा, क्या? कावेनिंग जो उस बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए बोलने लगा, वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो कि खाना मांग रहा था, आपने उसे क्यों मारा? गुशियांग बस कावेनिंग को देखती है, फिर उसने अपना खंजर अपनी जगह पर रखा और कावेनिंग को देखते हुए ही चेंगलिंग को लेकर वहाँ से चली गई। कावेनिंग ने गुशियांग को रोका और कहा, ऐसा नहीं है, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा हूँ, पर मुझे डर है। अगर वो वाकई में एक बूढ़ा भिखारी निकलता है, अगर वो गलत इंसान नहीं निकलता है, तो आगे आने वाले कल में तो आपको इस बात से तकलीफ हो सकती है ना। गुशियांग जो थोड़ी देर के लिए रुक गई और बोली, बकवास, मुझे किस बात के लिए दुखी होना चाहिए? कावेनिंग आह भरते हुए बोलने लगा, ये ऐसा है कि हम खुद इसके बारे में नहीं जानते। आज चलिए यहाँ से, वरना अगर जहरीले बिच्छुओं का और समूह आ गया तो हम क्या करेंगे? वैसे भी हमें नहीं पता कि भाई झाऊ और भाई बेन कहाँ है। गुशियांग ने अपना मुंह बना लिया पर वो चुप रही क्योंकि वो जानती थी भले ही कावेनिंग भोला भाला है पर वो सभ्य इंसान है।